हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 152। अब आगे आस्था की खूबसूरत गोरी गोरी पतली पतली और बड़ी ही ब्यूटीफुल सी टांगे उसकी आंखों के सामने थी, और उसका पेट, उसके बाद उसकी पतली सी कमर, साथ ही साथ उसका खूबसूरत से उभरे हुए अंग जो कि उसका खूबसूरत से उभरे हुए अंग जो कि उसके इनरवियर में से ही उसे काफी हद तक दिखाई दे रहे थे। अब तो अरमान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, और वो मन में सोचने लगता है, मैंने तो सोचा था कि ये लड़की खुद ब खुद चलकर मेरे पास आएगी, लेकिन इसने ये क्या कर दिया। अरमान के होश खराब हो रहे थे आस्था को इस तरह से देखकर। वो सोच रहा था, ये इस तरह से यहाँ क्या कर रही है, और ये इतना शोरगुल और ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तभी अरमान की नज़र अपने ठीक बराबर में जो उसने अपने लिए पैक बनाकर रखे हुए थे, जिन्हें वह पीने वाला था, लेकिन उस वक्त आस्था को देखने की जल्दी में वह बिना पिए सुबह से ही निकल गया था, लेकिन उसने केवल 1-2 सिप ही उसमें से ली थी, क्योंकि अरमान जब थोड़ा सा स्ट्रेस होता था तब अरमान नहाते वक्त बाथटब में बैठकर थोड़ी सी ड्रिंक किया करता था, लेकिन आस्था उस वक्त उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी, तो इसीलिए वह उस ड्रिंक को पूरा फिनिश किए बिना बाथरूम से बाहर निकल चुका था। अब अरमान समझ चुका था कि जरूर आस्था ने उसकी ड्रिंक पी ली है, तभी तो वो इस तरह की हरकत कर रही है। तभी आस्था ने जैसे ही अरमान को अपने सामने देखा, फटाफट से उसने पानी के छींटे उसके मुंह पर फेंकने शुरू कर दिया था। अब अरमान ये देखकर एक पल को इरिटेट हो गया था, साथ साथ गुस्से से भर उठा था, लेकिन उस वक्त आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसको ऐसे करते हुए देखकर अपने आप ही अचानक अरमान के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, और अरमान को हंसता हुआ देखकर आस्था एक बार फिर अपना गाना आगे कंप्लीट करना शुरू कर दिया था। हिलोरी हिलो हिलो हिलोरी, ओ मैं तो ओढ़ूंगी बादल का आंचल, ओ मैं तो पहनूंगी बिजली की पायल, ओ छीन लूंगी घटाओं से काजल, ओ मेरा जीवन है नदिया की हलचल, दिल से मेरे लहरें उठे ठंडी पवन में, दिल से मेरे लहरें उठे ठंडी पवन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। हिलोरी हिलोरी हिलो हिलो हिलोरी हिलोरी, हिलोरी हिलो हिलो हिलोरी हिलोरी। अब जैसे ही आस्था ने गाना शुरू किया, अरमान पूरी तरह से उसका गाना सुनकर पक चुका था। उसमें आगे हिम्मत नहीं थी कि वह आस्था का इससे आगे और गाना सुन सके या उसके गाने की बेसुरी आवाज को वह बर्दाश्त कर सके। हालांकि आस्था नॉर्मल अगर गाना गाती थी तो बड़ा ही खूबसूरत गाती थी, लेकिन फिलहाल वो ड्रंक थी, और ड्रंक में उल्टा सीधा वो बड़बड़ा रही थी, बेसुरा सा गाना गा रही थी, जिसे सुनना अरमान के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। और उसे चुप करने के लिए अरमान इरिटेशन में तुरंत अरमान बाथटब में चला गया था, और वहां जाकर उसने सबसे पहले आस्था के हाथ पैरों को जो वो ऊपर नीचे उछाल रही थी उन्हें उछलवाना बंद किया, और आस्था के गाने को चुप करने के लिए अचानक उसने अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिया था। अब तो आस्था से चुप हो ही गई थी, लेकिन वह उम्म मैं मम्मे मैं की आवाजें निकाल रही थी, क्योंकि आस्था को अभी और गाना गाना था, लेकिन अरमान उसका और बेसुरा गाना सुनने की उसमें हिम्मत नहीं थी। और जल्दी, क्योंकि बाथटब पूरा भर चुका था, तो अरमान ने बाथटब का पानी निकालने के लिए उसने उसका पाइप निकाल दिया था, और पूरे बाथटब का पानी निकल गया था। और जैसे ही अरमान ने आस्था की और अपनी सिचुएशन देखी तो उसकी हालत बहुत खराब होने लगी थी, लेकिन वह बिना मर्जी के आस्था के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, और इसीलिए वो बाथटब से निकलता है और आस्था की ओर देखकर बोलता है, फटाफट से नहाकर बाहर आ जाओ, समझी तुम, और इस तरह की कोई घटिया हरकत मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर अरमान जाने लगा, लेकिन अगले ही पल आस्था ने अरमान का हाथ पकड़ लिया और झूमते हुए बोलती हैं, ये क्या, आप जब देखो हमें डांटते रहते हैं, आखिरकार आप हमें समझते क्या हैं। हमारा नाम आस्था है, आस्था, और आप जानते हैं आज तक हमसे गांव में किसी ने भी पंगा नहीं लिया है।
और आप जब देखो हमें डांटते रहते हैं। और ये मत करो आस्था, वो मत करो, उससे मत मिलो, उस मत बात करो, जब देखो हमारे आगे पीछे इस तरह से रोकते टोकते रहते हो। अब जैसे ही आस्था ने बाथटब में खड़े होकर अपनी कमर के पर हाथ रखकर अरमान की नकल उतारनी शुरू की। अरमान उसे देखता रहता है। एक पल को आस्था उसे बड़ी ही प्यारी लग रही थी और वो आस्था को वह पल अपनी आंखों से स्कैन करने लगा था। आस्था उस वक्त एकदम कयामत लग रही थी। तभी आस्था ने अरमान की ओर देखती है और चिढ़ते हुए बोलती है, आपने बाथटब पानी भी सारा निकाल दिया। हम कितने मजे से आसमान में उड़ रहे थे, लेकिन आपने हमारा उड़ना भी बंद करवा दिया। आप बहुत गंदे हैं, बहुत बहुत गंदे। हमें चैन से उड़ने भी नहीं देते, ना चैन से हमें खाने देते हैं, ना पीने देते हैं, ना किसी से बात करने देते हैं। आखिरकार हम करे तो करे क्या। ऐसा बोलकर आस्था मुंह बनाकर अपने पैरों को फोल्ड करके बाथटब में ही बैठ गई थी, बिल्कुल ऐसे मानो कि वह अपने बेड पर बैठी हुई हो जबकि वह बाथटब बैठी हुई थी। तब अरमान बोलता है, देखो अब तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। तब आस्था बोलती है, क्या कर लेंगे आप? हाँ, क्या कर लेंगे? जब देखो हम पर ऑर्डर झाड़ते रहते हैं, ऑर्डर झाड़ते रहते हैं। देखना एक दिन हम आपको छोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे और आपके हाथ भी नहीं आएंगे। अब जैसे ही आस्था ने नशे में ये वाली लाइन बोली कि देखना एक दिन हम आपको छोड़कर भाग जाएंगे। अब अरमान का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, क्योंकि अरमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन आस्था के मुंह से इस तरह की लाइन की उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसने नहीं सोचा था कि आस्था नशे हालत में ऐसा कुछ कह देगी, और ना जाने आस्था का ऐसा कहना उसके अतीत के किन जख्मों को कुरेद रहा था। अचानक अरमान की आंखें जरूरत से ज्यादा लाल हो चुकी थी और वह तुरंत बाथटब में आ गया और एक बार फिर उसने बाथटब में पानी भरना शुरू कर दिया था। अरमान का बाथटब इतना बड़ा था जितना एक छोटा सा स्विमिंग पूल। आराम से आस्था और अरमान उस बाथटब के अंदर थे। तब अरमान उसके पास जाकर उसके बालों को कसकर पकड़ कर उसके होठों की ओर देखता हुआ बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे छोड़कर जाओगी, मुझे छोड़कर भागोगी? हाँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। अरमान सिंघानिया को छोड़कर जाने की बात करने के लिए अब अरमान सिंघानिया तुम्हें क्या सजा देगा? आस्था को तो कुछ समझ में ही नहीं आया था कि आखिरकार वह ड्रंक हालत में क्या कह रही है, लेकिन अरमान उस वक्त अपने एक जख्म की वजह से आस्था को तकलीफ देने लगता है और उसने बेदर्दी से आस्था के होठों को न केवल चूमना बल्कि काटना भी शुरू कर दिया था। आस्था के होठों पर एक ही बाइट से खून निकलना शुरू हो चुका था और अरमान उसे भी अपने होठों को लगाकर पी रहा था। कभी वह उसके गालों को चूम रहा था, कभी उसके गर्दन को चूम रहा था। अब अरमान एकदम से ही वहशी सा बन गया था। ना जाने ऐसा कौन सा गुस्सा था, कौन सी फ्रस्ट्रेशन थी जो वह आज आस्था के मासूम और खूबसूरत से नाजुक से वजूद पर निकाल रहा था। अरमान के इस तरह जबरदस्ती करने पर प्यार तो दूर से दूर तक नजर नहीं आ रहा था, बस किसी न किसी बात का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ही उसमें नजर आ रहा था। उसने जल्दी ही आस्था को बाथटब में लिटा दिया था और खुद उसके ऊपर आ गया था। उसने उसके पहने हुए इनरवियर्स भी निकाल दिया और खुद को भी अपने कपड़ों से आजाद कर दिया था। और अब आस्था की दर्द भरी सिसकियां पूरे बाथरूम में गूंज रही थी। अरमान कितने ही घंटे तक आस्था के बेजान वजूद पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकलता रहा था। वही आस्था ज्यादा देर अरमान का इतना टॉर्चर अपने जिस्म पर बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह ना जाने कब की बेहोश हो चुकी थी और उसे काफी ज्यादा ब्लड फ्लो होना भी शुरू हो गया था। अरमान इतने तक ही नहीं रुकता है, आस्था के बेहोश होने पर भी वह अपनी मनमर्जी करता रहता है। और जब 2.5 से 3 घंटे बाद अरमान थोड़ा थोड़ा अपने सेंस में वापस आया और उसने आस्था के चेहरे को देखा, आस्था पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गई थी। फिर अरमान ने खुद को देखा कि उसने ये क्या कर दिया, क्योंकि उस वक्त बाथरूम का पूरा फर्श एकदम लाल हो रखा था। आस्था का काफी ज्यादा ब्लड फ्लो हुआ था। अब अरमान ये देखकर घबरा गया, क्योंकि उसने अनजाने में ही
लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को बेहद तकलीफ दे दी थी। अपनी फ्रस्ट्रेशन में, अपने गुस्से में, अपने जख्म में वह नहीं देख पाया कि इस वक्त वह कहाँ है और क्या कर रहा है। अपना थोड़ा सा होश में आते ही उसने फटाफट से आस्था को गोद में उठाया और उसे अच्छी तरह से क्लीन करके उसने कपड़े पहना दिए थे और फिर उसे वह बाहर लेकर आ गया था। वह समझ चुका था कि आस्था अब इस वक्त शॉक्ड और डर के मारे बेहोश हो गई है। इसीलिए अरमान ने देरी ना करते हुए अपने पास ही रखे हुए कुछ मेडिसिन उसके मुंह में डाल दिए थे और खुद आस्था के कमरे के सारे लाइट्स ऑफ करके जिम रूम में चला गया था और जाकर उसने अपने आप को वहां टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, आज अरमान ने खुद को काफी देर तक लहूलुहान कर किया था। कितनी ही देर तक उसकी आंखों के सामने आस्था का चेहरा नजर आ रहा था। किस तरह से आस्था बेहोश हो गई थी और किस तरह से वह घबरा गया और आस्था का कितना ज्यादा ब्लड उस वक्त बाथरूम में था। अरमान गुस्से से खुद को ही मारे जा रहा था और बोल रहा था, ये मैंने क्या कर दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं नहीं, कभी नहीं। ये बोलते हुए अरमान बार बार खुद को हट कर रहा था। अरमान ने खुद को इतना ज्यादा हट कर लिया कि उसके बाद उसकी खुद की ही हिम्मत नहीं हुई कि वह जिम रूम से जाकर अपने सिक्योरिटी या फोन करके किसी को बुला सके या कोई उसे डॉक्टर के पास लेकर जा सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अरमान सिंघानिया भी बेहोश होकर अपने ही जिम रूम में गिर चुका था। वही आस्था को अरमान ने दवाइयां दी थी, उसे उसमें एक पेन किलर साथ आस्था को थोड़ी देर नींद में रखने की और उसे दर्द से राहत देने की दवाई थी। उसकी बेहोशी भी उससे खत्म हो जाने वाली थी, क्योंकि जब आस्था बेहोश हुई थी तब से उसने बड़े से बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ ऐसी मेडिसिन अपने पास रखवा ली थी ताकि उसे अगर जरूरत पड़े तो आस्था को हॉस्पिटल ना लेकर जाना पड़े और वह यहीं पर उसका इलाज कर सके। इसीलिए उसने उन दवाइयों का इस्तेमाल किया था। हालांकि वह ज्यादा दवाई आस्था को देना उसके सेहत के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था, लेकिन फिलहाल आस्था को ठीक करने के लिए अरमान ने उसे दवाइयां दे दी थी। वही आकाश जिसे रश्मि बार बार इग्नोर किए जा रही थी और उसकी किसी तरह की कोई बात नहीं सुन रही थी, तो यह बात आकाश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए वह जिम रूम में गया था और जैसे ही उसने वहां खून से लथपथ सने हुए अरमान को देखा तो उसकी चीख निकल गई थी। जल्दी ही आकाश की चीख सुनकर सभी लोग जिम रूम में जमा हो गए थे। ध्रुव की हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि वह अरमान को इस तरह से नहीं देख सकता था। सभी बहुत ज्यादा डर गए थे और फटाफट से रश्मि के ठीक दूसरे बराबर वाले बेड पर शिफ्ट कर दिया। अरमान को लेटाया गया और आकाश के इशारे पर सुमित जल्दी ही फार्म हाउस वाले डॉक्टर की टीम को वहां ले आया था, क्योंकि काफी सालों से फार्म हाउस वाले डॉक्टर की टीम ही अरमान को ऐसी सिचुएशन पर हैंडल करती थी। वह अरमान की हालत देखने के बाद डॉक्टर की टीम ने डॉक्टर रश्मि को उनके कमरे में शिफ्ट करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि डॉक्टर रश्मि की तबीयत अब पहले से काफी ज्यादा बेटर थी, तो अब वह अपने कमरे में जा सकते थी। तब आकाश ने बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर रश्मि को अपनी गोद में उठा लिया था और सीधा उसके बेडरूम में बेड पर लेटा दिया था और कुछ देर उसे देखता हुआ वहां से बाहर निकल गया था, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर रश्मि सो रही थी। डॉक्टर ने जल्दी ही अरमान का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। अरमान का पूरा जिस्म इस बात की गवाही दे रहा था कि उसने खुद को कितनी ज्यादा दर्द और कितना ज्यादा तकलीफ दी है। दादाजी, ध्रुव, आहान, आकाश, सुमित सभी के सभी उस मिनी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर बस अरमान के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। दादाजी ये बात बचपन से जानते थे कि अरमान को जब भी कोई गलती कर देता था या उसका दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाया करता था तो इसी तरह से वह खुद को टॉर्चर किया करता था। हालांकि अरमान दादाजी की सेहत की वजह से अरमान खुद को टॉर्चर सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउस पर किया करता था, लेकिन आज वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने घर में कितने सालों के बाद खुद को टॉर्चर किया था, तो दादाजी का दिल कतरा कतरा हो गया था और उनकी
आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्रुवाहन भी दादाजी को इस हालत में देखकर काफी हद तक परेशान थे। सबके चेहरे पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख छाया हुआ था। सब के सब अरमान के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर आस्था, जिसको सोते हुए तकरीबन 10 से 12 घंटे हो गए थे, अब धीरे धीरे उसकी आंखें खुलनी शुरू हुई थी। आस्था ने अपने आप को अपने कमरे में ही पाया था। उसका सर घूम रहा था। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।